Okay, good evening, everyone. I hope I'm audible and visible. Preeti Gupta, good evening, beta. Deepak Kumar, good evening. आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग. आज हम लोग टारगेट रखेंगे कि दो चीज कंप्लीट करने के लिए. पहला, टॉर्क के बारे में पूरा कंप्लीट कराऊंगा. एक बार टॉर्क कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास. ये दो चीज कंप्लीट होने के बाद फिर एक टॉपिक बच जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है, हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपके काम का चीज है, बस उतना ही पढ़ेंगे. वरना अगर सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो बहुत बड़ी टॉपिक है. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है वो. इतना सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो काम की चीज है वही देखेंगे हम लोग. तो सबसे पहले देखो, टॉर्क से स्टार्ट करता हूं मैं. आइए, हेडिंग डालेंगे टॉर्क. टॉर्क होती क्या, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे टॉर्क को हम किस सिंबल से डिनोट किया जाता है. इसके लिए हम लोग टाउ वर्ड यूज करते हैं. टाउ, ये सिंबल है टॉर्क का. इसको बोला जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स. इसको बोला जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है. मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है. टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो टॉर्क का सिंपल सा अभी याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, और आपको याद रखना है कि टॉर्क जो होती है एक वेक्टर प्रोडक्ट है, सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी है. टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है. आर क्या है, डिस्टेंस मान के चलते. एफ क्या है, फोर्स, न्यूटन. तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट जो होगी वो क्या होगी, इसकी होती है मीटर और फोर्स की होती है न्यूटन. तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन मीटर बोलते हैं, न्यूटन मीटर. अच्छा, आपके काम का चीज है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लिखते हैं. फोर्स, फोर्स की क्या होती है, एम एल टी रेस टू पावर -2. और आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए एल. तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1l2 टी रेस टू पावर -2. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर क्रॉस एफ है क्या चीज. ठीक है, पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं. ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते चलो. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि फोर्स दे रखी है आपको ऐसा 2i+3j+4k, 2i+3j+4k, और आर वेक्टर जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो या फिर या हाँ, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हो. ये दे रखा है 2i-2j+3k, ऐसा दे रखा है. अगर मैं आपसे पूछूं टॉर्क कितनी होगी, अगर मैं आपसे पूछूं टॉर्क कितनी होगी, आप कैसे कैलकुलेट करोगे. तो सिंस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होती है आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है. वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, आई जे के प्लस माइनस प्लस. सबसे पहले क्या लिखना है, आर लिखना है. आर, आर वेक्टर फॉर्म में क्या दे रखा है, 2-2 3, 2-2 3. और एफ क्या है, 2-3-4, 2-3-4. और आपको पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एक बार सॉल्व करके बताइए आप लोग. आई यहां पे ये लाइन छोड़ेंगे, -8 -9 -j, ये लाइन छोड़ना है. ठीक है, 4 2 8 -6 प्लस के, इसको छोड़ना है, 3 2 6 +2, कितनी हो जाएगी, -17i. ठीक है, ये कितना होगा, -2j, ये कितना होगा, +8k.
ये हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? अगर मैं पूछूं आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितनी होगी, तो आई के पास जो है उसका स्क्वायर कर देना, जे के पास जो है उसका स्क्वायर कर देना, और के पास जो है उसका स्क्वायर करके हम मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, वरना वेक्टर फॉर्म में ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन दूं मैं आपको करने को, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने को। मेरे ख्याल से ये तो हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ रखा है, ये आराम से कर सकते हैं। हाँ, प्लस 10 के आएगा। प्रीति बोली सर 10 के आएगा, देखते हैं जरा इसको। यहाँ से 3 2 6 और 4, हाँ सही बोल रही है वो। ये कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 10 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। हम लोग पहले एनसीईआरटी ही देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन पीडीएफ। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। देखो, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स। फोर्स कितनी दे रखी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो। 7i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, अबाउट द ओरिजिन द फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज। आर क्या है? पोजिशन वेक्टर। यहाँ पे i माइनस j प्लस k। एक बार ट्राई कीजिए और आंसर बताइए कितनी होगी। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी तो मूव नहीं करेगा क्योंकि बैलेंस फोर्स है, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है। उसी टाइप से अगर बॉडी के ऊपर अगर नेट टॉर्क अगर 0 है तो बॉडी रोटेट नहीं होगी। लेकिन अगर बॉडी के ऊपर में अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी मूव करेगी। उसी टाइप से अगर किसी बॉडी के ऊपर में अगर नेट टॉर्क अगर 0 नहीं है तो वो रोटेट होगी। कितना आ गया इसका आंसर? मैं भी करूं क्या? देखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। अच्छा, काफी लोग इसको ना ऐसा लिखते हैं, एफ क्रॉस आर लिखते हैं। अगर आप एफ क्रॉस आर करोगे ना तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, जो भी आंसर आया यहाँ पे देखो, यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको लिखते टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर लिख देते ना तो ये वैल्यू प्लस प्लस और ये माइनस हो जाती है। आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आर से एफ की तरफ। ये जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू आर और एफ के दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मतलब टॉर्क जो होगी वो परपेंडिकुलर टू आर भी होगी और परपेंडिकुलर टू फोर्स भी होगी। आज प्रीति ने आंसर बता दिया। ठीक है, प्रीति मुझे वेक्टर फॉर्म में बताओ, वेक्टर फॉर्म में कितना आया आपका? आई जे के प्लस माइनस प्लस, पहले आर का लिखेंगे 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, फिर फोर्स का लिखेंगे 7 3 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लो। आई यहां से ये 5 माइनस 3 हो जाएगी, माइनस जे, ये लाइन -5 -7 प्लस के, कितनी हो जाएगी ये? 3 + 7। छोटा कर दूं क्या? इधर हो गया 2i, इधर हो जाएगा प्लस 7 5 12 12j और 7 3 10 10 के। ऐसा आया क्या कुछ? बिल्कुल 2i + 12j + 10 के, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये टॉर्क कैलकुलेट करना आ गया आपको। ठीक है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, अब देखो जरा, अब मीनिंग समझेंगे टॉर्क होती क्या। ठीक है, समझो। मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने क्या बताया था? टॉर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। टॉर्क होती क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रॉड है, सोचो हमारे पास एक रॉड है, इसको हमने इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा है, ठीक है। हिंज करने का मतलब क्या है? जैसे कि ये एक रॉड है, ठीक है, इसको मैंने यहां पे होल्ड कर रखा है। अब ये आगे पीछे नहीं जा सकता, ये बस रोटेट हो सकती है, ये बस रोटेट हो सकती है, ठीक है। फोर्स की वजह से बॉडी का मोशन हो सकता है, रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट हो सकती है। ये क्या है? कैसे रोटेट होगा? देखो, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, ठीक है। ये इस तरफ नहीं जा सकती, इधर भी नहीं जा सकती है, ना ये पीछे जा सकता है ना ये आगे जा सकता है, ये समझो, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मैंने मान के चलते कि एक फोर्स लगाई मैंने, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, और ये फोर्स कितना है? F1। ये फोर्स कितना है? F1। और इस रॉड की जो लेंथ है, इसकी लेंथ है, मान के चलते 10 मीटर इसकी लेंथ है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 10 मीटर लेंथ है। अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं, टॉर्क ड्यू टू F1 फोर्स, तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है? फोर्स है 10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो जरा, चलो पहले तो बेसिक से लेके जा रहा हूं, ठीक है। 100 हो जाएगा। अच्छा, ये सोचो, इसको अगर मैंने यहां पे होल्ड कर रखा है और इसको फोर्स लगा के ऊपर धक्का दे रहा हूं, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है? देखो जरा, ये रोटेशन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है आपको। फिर अगर मैंने ऐसा माना कि यहाँ पे भी एक फोर्स है, इधर भी एक फोर्स एक्ट कर रही है, सोचो इस तरफ, इस फोर्स की वैल्यू है F2 फोर्स है, और इस फोर्स की वैल्यू मान के चलते कि ये है 20 न्यूटन, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान के चलते 8 मीटर है, या फिर 6 मीटर ले लो, 6 मीटर है, ठीक है। अब सोचो जरा, टॉर्क ड्यू टू F2 फोर्स कितनी होगी? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 6, तो ये कितना होगा? 120, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये देखो, ठीक है। अगर ये फोर्स को ध्यान से देखा जाए, अगर इसको खींचा जाए, तो ये कैसा घुमा रहा है इसको, इसको कैसा, यहाँ पे इस जगह फोर्स एक्ट कर रही है और नीचे की तरफ, तो ये फोर्स की वजह से बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लॉकवाइज, ये होगी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स ले लूं, यहाँ पे एक फोर्स ले लेता हूं, ठीक है, ये फोर्स है, मान के चलते F3 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, और ये फोर्स की वैल्यू है, सोचो 5 न्यूटन, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 1 मीटर, 1 मीटर। तो टॉर्क ड्यू टू F3 फोर्स कितनी होगी? फोर्स कितनी है? 5, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1, तो ये हो जाएगी 5। अब ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो ये इस पॉइंट को होल्ड करो और इसको ऐसा करके रोटेट करो, ऐसा रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये भी समझ में आ रहा है? अब एक टर्म सिखाना चाह रहा हूं जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब एक टर्म सीखेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? देखो, ये जो F1 फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये है आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। F2 के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो रही है? ये है आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। F3 के लिए ये होगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब मैं ये जो R लिख रहे हैं ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये समझो। ये होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम कहां टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 6।
यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और ये पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, कितना है 10, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है, समझ में आया, कौन सा होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, अब देखो जरा, अब मैं एक और फोर्स ले रहा हूं, यहां पे फोर्स ले रहा हूं, यहां पे फोर्स ले रहा हूं, ये फोर्स का नाम डाल देता हूं मैं F4। ये जो फोर्स है, ये फोर्स है मान के चलते 30 न्यूटन, ये फोर्स है 30 न्यूटन, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पे लिखता हूं टॉर्क ड्यू टू F4 फोर्स, टॉर्क ड्यू टू F4 फोर्स, फोर्स कितनी है 30, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और उस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसी पॉइंट से पास होती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैंने इसको होल्ड कर रखा है और अगर मैं इसको खींच रहा हूं, इसको मैं खींच रहा हूं 30 न्यूटन से, इसको खींच रहा हूं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगी, नहीं होगा। क्यों रोटेट नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क 0 है। अगर टॉर्क 0 है तो रोटेट ही नहीं होगा। इस F4 फोर्स की वजह से ये जो रॉड है ये तो रोटेट ही नहीं होगा, ठीक है। उसी टाइप से अगर मैं यहां पे और एक फोर्स लेता हूं, देखो यहां पे फोर्स ले रहा हूं, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू है मान के चलते F4 के बाद F5 डाल देता हूं। ये जो F5 फोर्स है ये मान के चलो ये है 25 न्यूटन, ठीक है। अब देखो जरा इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां है, ये। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो टॉर्क कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। टॉर्क ड्यू टू F5, फोर्स कितनी है 25 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0। आप ऐसे भी सोच के देखो, इस 25 न्यूटन की वजह से ये रोड रोटेट नहीं होगी, ये रोड रोटेट नहीं होगी, तो टॉर्क कितनी होगी, 0, ठीक है। यहां पे और एक लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं इधर से धक्का दे रहा हूं या फिर मैं इसको ऐसा करके खींच रहा हूं, सोचो इधर लगा रहा हूं फोर्स, इस जगह भी नहीं, मैं इधर एक्ट करा रहा हूं फोर्स, इस फोर्स का नाम डाल देते F6, F6 35 न्यूटन है, सोचो F6। अब देखो जरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F6 फोर्स, देखो उसी पॉइंट से पास हो रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो टॉर्क ड्यू टू F6 फोर्स कितनी है 35 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0, तो 0 होगी। क्या ये समझ में आया, मेरे ख्याल से टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। टॉर्क क्या होती है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को क्या बोलते हैं हम, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स की वजह से मतलब ऐसा फोर्स जो उसको रोटेट करा रहा हो, ठीक है। तो देखो F4 रोटेट नहीं करा सकता, F5 रोटेट नहीं करा सकता, F6 रोटेट नहीं करा सकता, तो उन सब के लिए टॉर्क कितनी होगी, 0। अब आपको यह समझना है कि इसकी डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेके हम साबित क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, हम एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन होगा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया, डायरेक्शन में हम कैसे बोलेंगे, अगर क्लॉकवाइज है तो आप उसको पॉजिटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव ले लो, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो। फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलते मैंने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगी, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया मैंने। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब मेन चीज, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, सुनो। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ये समझो। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, ना ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ना ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, सबसे पहला
सबसे पहला कंडीशन है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस होनी चाहिए 0। इसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, वर्ड में लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस अगर 0 है, मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रही है, ना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है ना नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ये पहला कंडीशन। दूसरा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस 0, सेम चीज, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस 0 इज 0। इसका मतलब क्या कि वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में भी मूव नहीं कर रही है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है। अब रोटेट हो सकता है, रोटेट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं, तीसरा कंडीशन लगा दूं कि नेट फोर्स एक्टिंग और नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, इसका मतलब है कि ना तो ऑब्जेक्ट, इस ये दो कंडीशन का मतलब है कि ना तो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ना तो उसका रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, और नेट टॉर्क 0 होने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट रोटेट भी नहीं कर रही है, ठीक है, ठीक है, रोटेशन नहीं होगी, रोटेशन नहीं होगी, ठीक है, रोटेशन नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं करना चाहिए, ना तो उसका रेक्टिलिनियर मोशन होना चाहिए, ना उसका रोटेशन होना चाहिए। तो तीन कंडीशन होती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस 0, और तीसरा कंडीशन क्या, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी 0। हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 होनी चाहिए। टॉर्क कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसी में एक ऐसा भी ले लेता हूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, देखो ऐसा देखते हैं। इसको इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर रखा है मैंने, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लग रही है ऐसा करके, इंक्लाइंड फोर्स है। सपोज करो इधर फोर्स है, ठीक है, मान के चलते 30 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, कितने एंगल पे, मान के चलते ये एंगल है 30 डिग्री, और इस ऑब्जेक्ट की वेट कितनी है, इसकी मास है, मान के चलते इसकी मास दे रखी है 10 केजी, 10 केजी, और इस पूरे की लेंथ कितनी है, मान के चलते कि 10 मीटर है, एक एग्जांपल ले रहे हैं 10 मीटर, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, जब भी ऐसा दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि नेट टॉर्क कितनी होगी, आपसे पूछा जाए नेट टॉर्क कितनी होगी, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस है, ठीक है, सबको रिजोल्व करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में कितनी फोर्स हो जाएगी, 30 कॉस 30 डिग्री, इधर कितना होगा 30 साइन 30 डिग्री, ये 30 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मतलब ये हो जाएगा 15√3, ये कितना होगा 1/2, मतलब इधर कितनी होगी 15 न्यूटन हो जाएगी, फोर्स इतनी है, ठीक है। अब देखो इस मास का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी मास है, इसकी मास कितनी है 10 केजी है, ये कहां होगा, मास एग्जैक्टली सेंटर पे एक्ट करती है, मास कहां एक्ट करती है, सेंटर पे, ठीक है, तो इसका सेंटर कहां है, यहां पे, ठीक है, तो यहां से कितना डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग, 5 मीटर, यहां से कितनी डिस्टेंस ले लेंगे हम, 5 मीटर, यहां से डिस्टेंस होगी 5 मीटर, और इसकी वेट जो होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। कितना होता है वेट, क्या होती है, फोर्स है mg, m की वैल्यू 10 और g की वैल्यू 10 ले लो, 10 इंटू 10 100 हो जाएगी, तो ये भी एक फोर्स है। टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, पहले देखो नेट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अभी के लिए सिंपल एक एक करके देखते हैं। टॉर्क ड्यू टू 15 न्यूटन कितना हो जाएगा, फोर्स है 15, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 10, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं हम 10, तो ये कितनी हो जाएगी 150, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पॉइंट को ये ऐसा करके रोटेट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क ड्यू टू 15√30 √3, अब बताओ इस फोर्स की वजह से क्या ये पॉइंट, क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेट होने वाला है,
इस फोर्स की वजह से क्या ये ऑब्जेक्ट रॉड जो है ये रोटेट होने वाला है? नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो टॉर्क कितनी होगी? 0। 15√3 इंटू 0, ये 0 हो जाएगी। फिर टॉर्क ड्यू टू 100 न्यूटन फोर्स, इस फोर्स की वजह से कितना होगा? तो फोर्स है 100, इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 5। तो ये कितनी होगी? 5। ये हो जाएगी 500। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये कैसा रोटेट होगा? क्लॉकवाइज। तो यहां पे हम लिखेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है। अब अगर नेट टॉर्क निकालना है आपसे, आपसे पूछा जाए नेट टॉर्क, तो सबको प्लस कर दो। अब हम साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, मान के चलते एंटी क्लॉकवाइज को मैंने प्लस बोल दिया, तो क्लॉकवाइज को माइनस बोलेंगे। तो ये कितना होगा? 150 माइनस 500, ये कितना हो जाएगा? 350, और ये माइनस होगी। इसका मतलब ये माइनस, माइनस का मतलब, माइनस किसके लिए यूज किया हमने? क्लॉकवाइज के लिए। इसका मतलब इसके ऊपर नेट टॉर्क है -350 न्यूटन मीटर है। माइनस का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट होगी। क्या ये समझ में आया? अगर नेट टॉर्क 0 होती तो ये रोटेट नहीं होता, अगर नेट टॉर्क 0 होती तो रोटेट नहीं होता। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया आपको, टॉर्क का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। यहां तक क्लियर है? यस। अब आगे बात करते हैं। ठीक है। एक कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे एक टॉपिक मिलेगा जिसमें हम कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में भी। कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है। ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स होती है ये क्या है? ये एक नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, इसी को हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। और ये हमेशा कहाँ होती है? परपेंडिकुलर टू बॉडी होती है। ये कहाँ होती है? परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर सरफेस। सरफेस होती है, परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर सरफेस होती है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखो जरा, ऐसा समझते हैं, ऐसा समझते हैं। अगर मैंने इसको सपोर्ट किया, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, सोचो इसको ऐसा ले लेते हैं, ये एक रॉड है, इसको मैंने नाइफ एज पे सपोर्ट किया। इस पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? नाइफ एज सपोर्ट बोलते हैं। बिल्कुल पॉइंटेड एज, ऐसा करके पॉइंटेड है, इसके ऊपर सपोर्ट किया मैंने। ठीक है, जैसे मैं सपोर्ट करूंगा, मान के चलते यहाँ पे और एक नाइफ एज सपोर्ट दे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट दे रखा, इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स होगी, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स होगी, यहाँ पे भी एक रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल सा बात है। अगर आप किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर में इसको रख दोगे तो इधर तो एक ऊपर की तरफ रिएक्शन होगा ही होगा। कोई बात नहीं दिव्या, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मान के चलते कि इसकी वजह से जब हम इसको सपोर्ट पे रखते हैं, इसको जब रखा तो इधर होगी रिएक्शन फोर्स, इसका नाम डाल देते हैं FR1 और इसका नाम डाल देते हैं FR2। ये रिएक्शन फोर्स है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गए। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो, देखो मान के चलते कि यहाँ पे ऐसा करके एक, ये ग्राउंड है और ये वॉल है, ये वॉल है, ग्राउंड और वॉल है, और मेरे पास एक लेडर है। ठीक है, मेरे पास एक लेडर है, सीढ़ी है, सोचो ऐसा। ठीक है, और इसको ऐसा करके मैंने इसको सपोर्ट कर दिया, सोचो यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, इस जगह मैंने सपोर्ट दिया इसको। इसकी कलर को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस जगह कॉन्टेक्ट है। ठीक है, अब रिएक्शन फोर्स कैसी होगी? अब रिएक्शन फोर्स कैसी होगी? कहां पे कांटेक्ट है? इस जगह, इस पॉइंट के अबाउट में।
ठीक है, ऐसा सोचो ये वाल है, इसके जगह मैंने ऐसा सपोर्ट दे दिया। अब देखो ये इसको दबा रहा है ना, तो ये भी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स देगी। तो ये जो वाल है, वाल इधर धक्का दे रहा होगा इसको, ये क्या है, रिएक्शन फोर्स है या फिर कॉन्टेक्ट फोर्स है। और यहां भी दबा रहा है, ये सीढ़ी इसको दबा रहा है, तो इधर भी एक रिएक्शन फोर्स होगी। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो रिएक्शन फोर्स होगी ना, ये जो रिएक्शन फोर्स होगी, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है हमेशा। यहां पे भी, यहां पे भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। एक सेकंड जरा, इसी तक आ रहा है समझ में? यहां तक समझ में आ रहा है? थोड़ी देर के लिए ऐसा नाम डाल दो, ये भी है FR3 और ये है FR4। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। यहां पे भी देखो जरा, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन करने के लिए रेडी है अभी। ठीक है, पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखना, पहले मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ के हम लोग फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे पहले तो। ठीक है, देखते हैं। अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मेटल बार है जो कि है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मेटल बार है मान के चलते, और इसकी लेंथ कितनी है, 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, लॉन्ग एंड 4 केजी, इसकी मास कितनी है, 4 केजी इसकी मास है। ठीक है, सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एज, सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एज। ठीक है, नाइफ एज का मतलब क्या, पॉइंटेड एज। ठीक है, सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एज, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, सॉरी, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां से 10 सेंटीमीटर दूर यहां पे एक नाइफ एज है, ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और फिर यहां से भी 10 सेंटीमीटर दूर एक नाइफ एज सपोर्ट है। ऐसा करके हमने सपोर्ट दे रखा है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, जैसे हम सपोर्ट देंगे, ये तो अंडरस्टूड है कि अब यहां पे क्या होगी, एक रिएक्शन फोर्स होगी ऊपर की तरफ, इधर भी एक रिएक्शन फोर्स होगा बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये क्या है, FR1, इसका नाम डाल देते हैं FR2। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से 10 सेंटीमीटर, ये एंड से 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अ 6 केजी लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है, 6 केजी लोड इज सस्पेंडेड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है, अब देखो जरा, यहां से 30 सेंटीमीटर, तो यहां से अगर सेंटर पॉइंट को देखूं, अगर मैं सेंटर पे देखूं, अगर मैं सेंटर को देखूं, तो यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस होगा, 35, 35 सेंटीमीटर इधर, और इधर होगी 35 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पे हमने 6 केजी का लोड डाल रखा है, 6 केजी, यहां से 6 केजी लटका रखा है। 6 केजी का मतलब क्या है, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। 6 केजी मास को सस्पेंड कर रखा है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे लिए कितना, ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो इसका जो वेट है, ये जो 4 केजी की जो बार है, ये 4 केजी का 440 न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट होगी, क्योंकि उसकी मास या फिर उसकी वेट कहां एक्ट करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका कलर चेंज करके मैं ऐसा लिखता हूं, इधर कितना हो जाएगा, 40 mg फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे होगी, सिमेट्री से हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल 35 सेंटीमीटर दूर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगी, और यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है आपको? अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एज।
आपसे पूछा गया नाइफ एज पे रिएक्शन कितनी होगी, मतलब आपसे पूछा गया FR1 या FR2 कैलकुलेट करना है, दोनों के दोनों कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे इसको। ये फिगर है आपके सामने, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये आपके सामने फिगर है। अब आपसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछूंगा, क्या ये ऑब्जेक्ट, क्या ये बार कहीं मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट करके ऐसा रखा गया। तो क्या ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रही है? नहीं। वाई एक्सिस में मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। तो हम पहला कंडीशन क्या लगाएंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होना चाहिए। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, छोड़ दो। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो होना चाहिए, मतलब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वाई एक्सिस में कौन कौन सी फोर्स है, अब वाई एक्सिस के को कैसे काउंट करना है, ये देखो, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस में उसको प्लस ले लो और जो नेगेटिव वाई एक्सिस में उसको माइनस ले लो, साइन कन्वेंशन में। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में कौन कौन सा है, एक तो है FR1 और एक है FR2, ये दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस में। नीचे कितना कितना है, -60 -40, ये दो फोर्स वाई एक्सिस के माइनस वाई एक्सिस में। इन सबको प्लस करेंगे तो कितनी होनी चाहिए, 0। यानी कि हमारे पास एक कंडीशन तो ये आया कि FR1 प्लस FR2 जो होगी ये कितनी होगी, 60 प्लस 40 100, इधर आपके प्लस 100 हो जाएगा। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी नहीं हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो बाहर है, ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी नहीं हो रहा है। अगर रोटेट नहीं हो रहा है तो सोचो, नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी 0 होनी चाहिए। सिंस ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हो रही है, तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब आपसे ये पूछा जाएगा, पहले तो आपको ये सोचना है कि हम नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करें। नेट टॉर्क कहां कैलकुलेट करना चाहते हो आप, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर, आप चाहे तो यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां, या फिर इस कोने पे, या फिर इस कोने पे। हर जगह अगर नेट टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो सबको जब प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो वो 0 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट ही नहीं हो रहा। तो हम कहां चूज करते हैं ऐसे केस में, हम हमेशा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे हम लोग इसमें। क्या, आप हमेशा ऐसे पॉइंट पे कैलकुलेट करो जिस पॉइंट पे फोर्स जो एक्ट कर रही है वो अननोन है, तो इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या अननोन है, FR1 और FR2। तो हम कोई भी एक पॉइंट चूज करेंगे जहां पे अननोन है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां चूज करता हूं, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट चूज करता हूं, इस पॉइंट के अबाउट, और ये पॉइंट का नाम डाल देता हूं ए डाल देता हूं, चलो इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं ए, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ध्यान से देखो, एक एक करके लिख लेते हैं, पहले सिंपल तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू FR1, ठीक है, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए निकाल रहे हैं हम, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो टॉर्क ड्यू टू FR1, देखो FR1 की लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रही है, तो कितनी होगी, 0। फिर टॉर्क ड्यू टू 60 न्यूटन फोर्स, इस 60 न्यूटन फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितनी होगी, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन देखो फोर्स कितनी है 60, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, यहां तक है 30, यहां से 10 चले गया तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 20। तो ये कितना होगा, 60 इंटू 20, 1200। अब सोचो ये क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो एक उंगली को यहां रखो और इसको घुमाओ इस पॉइंट के अबाउट, तो ये ऐसा करके घूमने वाला है, क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। फिर टॉर्क ड्यू टू 40 न्यूटन निकालते हैं, फोर्स कितनी है 40, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, और ये पॉइंट है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट अबाउट विच टॉर्क हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये देखो, ये डिस्टेंस है 35, ये डिस्टेंस है 35, 35 में से 10 चले गया तो कितना हो गया 25, ये डिस्टेंस कितनी है 25, ये डिस्टेंस कितना है 25, मैं यहां लिख देता हूं 25, इजी होगी, ठीक है। अब ये कितना होगा 25 इंटू 4, मतलब ये हो जाएगी 1000,
25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1000। अब ये क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ये क्लॉकवाइज होगी, ये आ गया आपका क्लॉकवाइज। फिर टॉर्क ड्यू टू कौन सा फोर्स बचा आपका FR2, FR2 फोर्स कितनी है FR2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 70, 70 से इधर 10 चले गया, इधर 10 चले गया, तो 50 बचा ना, ये 50, ठीक है। तो ये हो जाएगी FR2, ऐसे रहने दो और इधर लिख देता हूं 50। लेकिन ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। ये पॉइंट, ये फोर्स इसको ऐसा रोटेट होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली आप ऐसा ले लो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, ये भी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव। आपसे क्या, आपको करना क्या है, नेट टॉर्क निकालनी है। नेट टॉर्क क्या होगी 1200, नेट टॉर्क कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव रोटेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 1000 माइनस 50 FR2, माइनस 50 FR2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वांटिटी इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2200 50 FR2, ये जीरो कैंसिल, सो FR2 कितनी आ जाएगी 5 1 5 5 4 20 44 न्यूटन आ जाएगी। ये आ गया आपका FR2 44 न्यूटन आ गया आराम से। फिर FR1 क्या होगी, FR2 प्लस FR1 कितना होता है 100, अगर एक 44 है तो दूसरा कितना होगा FR1 100 माइनस 44, कितनी हो जाएगी 100 माइनस 56, 56, ये आपका आंसर है। कहां से निकाला ये 56, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से उठा के यहां डाल दिया। प्रीति, दिव्या, क्या ये क्लियर है बेटा आपको, क्या ये क्लियर है, सोचो। आप चाहे तो ये जो पॉइंट ए को, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पॉइंट कहीं भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, इक्वेशन को सॉल्व करने में फिर लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। लंबा चौड़ा नहीं, आप करना चाहे तो कर सकते हो, आप घर में ट्राई कर लेना, इस पॉइंट के अबाउट निकाल लेना, मिड पॉइंट के अबाउट, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दे रखा है, दोनों क्वेश्चन करने के बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आराम से सॉल्व होती है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन तो ये, इसमें फिगर भी गिवन है, एक बार फिगर देख लेता हूँ कैसा क्लियर है या नहीं। नहीं 1 2 √2, चलो मैं आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो, अ 3 मीटर लॉन्ग लेडर वेइंग 20 kg, एक सीढ़ी है जिसका मास कितना है 20 kg, लीन्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस वॉल, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस वॉल। एक काम करते हैं, इसको फिगर ही बना लेते पहले, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर गिवन था, ठीक है। ये वॉल है और ये फ्लोर है, ये वॉल कैसी है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं है इसमें, मतलब यहां पे अगर कोई भी चीज रखा जाए तो ये स्किड हो सकती है, स्लिप हो जाएगी, फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन फ्लोर जो है इसमें फ्रिक्शन है, इसमें फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शनलेस वॉल और फ्लोर, ठीक है। और हमारे पास कितना बड़ा एक लेडर है 3 मीटर लंबी, तो इसको उठाया, इसको ऐसा करके रख दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, चलो ये रख दिया, ये क्या है लेडर है, ठीक है। और 3 मीटर लॉन्ग लेडर वेइंग 20 kg, ठीक है, इसकी मास कितनी है 20 kg, और इसकी लेंथ है 3 मीटर, कहीं अभी के लिए लिख लेता हूं 3 मीटर और 20 kg, ठीक है। A 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter. मतलब ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर,
यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है और यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। यहां से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। और अच्छा सोचो जरा, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस है 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, आंसर आ जाएगा। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1 और ये 3, तो इसकी लेंथ कितनी होगी बताइए? क्या मैं ऐसा लिखूं? 3 3 9, 9 माइनस 1 8, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो मैंने इसकी हाइट भी निकाल ली 2√2। ठीक है, आगे करते हैं। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। रिएक्शन फोर्स निकालनी है। रिएक्शन फोर्स बोलो या कॉन्टेक्ट फोर्स बोलो, एक ही बात है। चलो, हमने पढ़ रखा है कि रिएक्शन कहां होगी? एक तो यहां होगी क्योंकि यहां पे कांटेक्ट हो रहा है, तो रिएक्शन फोर्स इधर मान के चलते, इसका नाम डाल देते FR1। ये है आपका FR1, और ये कैसी होगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक कांटेक्ट कहां हो रहा है? यहां पे, तो इधर भी होगी कितनी? FR2। इसका नाम डाल देते FR2, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो जरा, ये स्लिप नहीं हो रहा, समझो ये चीज स्लिप नहीं हो रहा। क्यों स्लिप नहीं हो रहा? क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोक के रखा है। इधर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? इधर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। इधर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? इधर एक्ट कर रही है फ्रिक्शन। इधर एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, अब इस पूरे चीज को नेक्स्ट स्लाइड में ले जाके बड़ा करके 2-4 लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हटा देते अब। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। समझो अब, ये जो लेडर है, ठीक है, इसकी मास कितनी है? 20 kg। तो इसका वेट कहां एक्ट कर रहा होगा? बिल्कुल सेंटर पे। तो यहां पे ये मान के चलते कि ये सेंटर है, ये मान के चलो यहां पे सेंटर है। नहीं, सेंटर ऐसा नहीं दिख रहा है, यहां पे सेंटर है। ठीक है, यहां से 1.5 मीटर, यहां से 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर इधर ले लिया और इधर भी 1.5 मीटर। और यहां पे इसकी पूरी वेट एक्ट कर रही है। इसका कलर चेंज करके ये डाल देता हूं। और वेट कितनी है इसकी? mg। तो इधर कितना हो जाएगा? 200। इधर हो जाएगा 200। ये भी समझ में आ रहा है? हाँ, √8 को मैंने क्या लिखा? 2√2 लिख दिया। √8 को प्रीति आप बता रही हो, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं ना? हाँ, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ना? चलो, और कुछ बचा क्या? देखो, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में ही एक्ट होगा, नहीं तो ये इधर स्लिप हो जाएगी। तो फ्रिक्शन इसको रोक के रखा है, ये फ्रिक्शन इसको रोक के रखा है। यहां फ्रिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि वॉल जो है वो फ्रिक्शन लेस है, लेकिन फ्लोर फ्रिक्शन लेस है बोल के नहीं बोला गया। यहां तक समझ में आया? इसके आगे बढ़ते हैं अब देखो, सिंस ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, सब कुछ हो चुका है, अब आगे करेंगे। देखो, सिंस ये लेडर मूव नहीं कर रही है, लेडर मूव नहीं कर रही है मतलब इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम कब होती है? जब नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस 0। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है क्या? बिल्कुल है। देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में FR, फ्रिक्शन, इसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो प्लस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो -FR1 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर होगी? FR1 के बराबर होगी। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। कल के टाइम में इसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में भी मूव नहीं करी है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस भी होगी 0। वाई एक्सिस में कौन कौन सा फोर्स है? देखो, एक है FR2, एक है FR2, ये प्लस वाई एक्सिस में, ये 200 माइनस वाई एक्सिस में, तो इक्वल्स टू 0। यहां से हमें क्या निकल गया? FR2 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 200 न्यूटन। FR2 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 200 न्यूटन। ये भी समझ में आ गया आपको? ठीक है, लेकिन अभी भी हमें फ्रिक्शन नहीं पता या फिर FR1 नहीं पता, मतलब रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय वॉल नहीं पता हमें। ये कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो चलो निकल गया, लेकिन हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या हेल्प लेना होगा? तीसरा कंडीशन, सिंस ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हो रही है तो नेट टॉर्क 0 होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या लेंगे? ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन तो ये था इक्विलिब्रियम का, और तीसरा कंडीशन क्या होगी? नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अब देखो, मैंने क्या बताया कि हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, लेकिन टॉर्क कोशिश करेंगे हम लोग कि ऐसे पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए जिस जगह फोर्स अननोन हो, उससे कैलकुलेशन सिंपल होती है। यहां पे देखो, यहां पे ऐसा करते हैं, मैं ये पॉइंट चूज करता हूं टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए।
टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए मैं ये पॉइंट चूज करता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे FR2 भी नहीं पता और FR भी नहीं पता। आप चाहे तो ये पॉइंट भी ले सकते थे, आप चाहे तो ये पॉइंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं ये पॉइंट चूज करता हूँ। क्या? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग फोर्सेस है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं पॉइंट ए, और मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट टॉर्क अबाउट ए 0 होनी चाहिए। नेट टॉर्क अबाउट ए 0 होनी चाहिए। तो कौन कौन सी फोर्स है? देखो, टॉर्क ड्यू टू FR मतलब फ्रिक्शन की वजह से कितनी होगी? 0, क्योंकि ये फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। फिर टॉर्क ड्यू टू FR1 कितनी होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स FR2 उसी पॉइंट से पास हो रहा है। तीसरा कौन सा फोर्स है? 200 न्यूटन। टॉर्क ड्यू टू 200 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 200। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे चेंज करते हैं हम लोग। इसकी लाइन ऑफ एक्शन है ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है ये, और हम किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना। ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 0.5 मीटर। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, हाफ मीटर? ऐसा लिख दूं, ये डिस्टेंस होगी हाफ मीटर। ये टोटल है 1 मीटर, तो ये बीच से पास हो रहा है, तो ये हाफ मीटर, तो ये होगी हाफ। तो ये कितना आ जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। और कैसी होगी? ये इस पॉइंट को क्लॉकवाइज रोटेट कराने वाला है, तो क्लॉकवाइज, CW लिखा है मैंने, क्लॉक वाइज, क्लॉकवाइज ले लिया 100, ठीक है। फिर तीसरा, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं, ठीक है। तीसरा कौन सा फोर्स है? ये FR1, टॉर्क ड्यू टू FR1 भी निकालेंगे। फोर्स कितनी है? FR1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये, और हम इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2√2। कितना है? 2√2। तो फोर्स 2√2, ठीक है। कैसा रोटेट होगा? ऐसा, ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं और फिर सबको प्लस कर देंगे। क्लॉकवाइज के लिए मान के चलो पॉजिटिव लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव हो गया। कैलकुलेशन करते हैं अब क्या करना है? सिंस नेट टॉर्क जो है वो कितनी है? 0 है, तो ये कितना होगा? ये 0 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे +100 माइनस FR1 इंटू 2√2 इज इक्वल्स टू 0 होगी। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? FR1 जो होगी 100/2√2। 100/2 मतलब ये कितना होगा? 50। और इसको अगर रेशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर में क्या आएगी? √2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे √2 कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो। रेशनलाइज करके मैंने किया, तो ये आंसर कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 25√2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 25√2 न्यूटन होगी FR1। एक बार FR1 पता चल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या बोल सकते हैं? यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रिक्शन जो होगी वो भी कितना होगा? 25√2 होगी, इतना न्यूटन होगा, वो भी इतना ही होगा। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एनसीईआरटी में इसको और ज्यादा सॉल्व किया गया। क्या सॉल्व किया गया? देखो, अगर FR2 है और FR1 है, हालांकि देखा जाए तो जितना हमसे पूछा गया उतना हमने निकाल रखा है, ठीक है। वरना अगर एनसीईआरटी के साथ मैच कराओगे तो एनसीईआरटी ने कुछ ज्यादा कर रखा है। उसने क्या किया? इधर देखो, इधर है फोर्स कितनी? FR, फ्रिक्शन, इधर है फोर्स FR, और इधर कौन सी फोर्स है? इधर फोर्स है FR2। FR2 इसकी वैल्यू कितनी आई? 25√2। इसकी वैल्यू कितनी आई? 200। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? इन दोनों फोर्स, एंगल बिटवीन देम कितनी है? 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? यहां पे होगा, यहां पे होगा। ये F नेट है। किसका नेट? इन दोनों का नेट है, इन दोनों का। और ये क्या हो जाएगी? आपको पता है अच्छे से, 200 की स्क्वायर प्लस 25√2 की स्क्वायर। ऐसे करके तो निकालते ना। और कितने एंगल पे होगा ये टीटा? अगर निकालना हो, ये टीटा निकालना हो तो हम क्या करते हैं? टेन टीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में 200 और बेस में कितनी है? 25/√2।
तो ये कितना होगा 8/√2, ठीक है, ये हो जाएगी tan थीटा। इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, ये बिल्कुल बेसिक था देखा जाए तो, लेकिन सब कुछ एक साथ मिक्स होके कराया तो थोड़ा लंबा दिख सकता है, वरना सीखने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो कल के टाइम में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, स्पेशली जो टीजीटी पीजीटी इनके लिए होती है, ठीक है, तो उसमें आराम से कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से, जो एमसीक्यू बेस्ड होगी वो आराम से कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं अपना आंसर मैच हुआ या नहीं, देखते हैं। देखो इनका आंसर कितना 199, अपना आंसर कितना आया 200। क्यों डिफर कर रहा है? क्योंकि इन्होंने जी की वैल्यू 9.8 लिया और हमने जी की वैल्यू 10 लेके वेट को, जैसे कि 20 केजी का मास था तो वो नीचे कितना डाला, हमने कितना लिखा 200, इन्होंने क्या किया 9.8 लेके सॉल्व करके फिर आगे किया, ठीक है। और ये कितना आ गया 4√2, ये तो वही है आंसर 34.6, ये एक ही बात है 34.6। अपना कितना आया था उसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो, इसको अगर 25 इंटू √2 करोगे तो कितना आ जाएगा बताना एक बार, चेक करते हैं। 25√2 के वैल्यू 1.4 कर देते हैं तो 10, ये कितनी हो जाएगी, आ रहा है या नहीं आ रहा है आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार। ये कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट इधर 10 कर दो, इधर 2 हो गया, इधर 5 हो गया, ये 7 होगी, 7×5 = 35, आपका कितना आ गया 35 न्यूटन आ गया। आपका कितना आ गया 35, उनका कितना आया था 34.6, ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि जी का वैल्यू हमने चेंज किया, हमने 10 लेके किया, उन्होंने 9.8 लेके कर रखा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। देखो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी, एक चीज समझो, हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे ये पोर्शन कंप्लीट हुआ, अब अगला टॉपिक मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, सेंटर ऑफ मास। एक बार सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो जाए तो फिर हम पूरा का पूरा रोलिंग मोशन, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, ये सब कर सकते हैं आराम से। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।